नमस्कार दोस्तों। परिंदों की तरह उड़ने की चाहत क्यों नहीं करते? परेशान हो तो पिंजरों से बगावत क्यों नहीं करते? उजालों का समर्थन वाकई जब दिल से करते हो, निडर होकर अंधेरों की मजम्मत क्यों नहीं करते? अशोक रावत साहब की एक कविता है और इन पंक्तियों में जो छिपा है वो हमें यह बताने के लिए है कि सब किस तरह की स्थितियां हैं और इन स्थितियों से हम कैसे निपट सकते हैं और किस तरीके से हम इनका जवाब दे सकते हैं। आज इन पंक्तियों की बेहद जरूरत है। मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक प्रत्याशी थी, विद्या पटेल। उन्होंने अपनी एक सभा के दौरान कहा, भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ना है, कुछ पाना है तो यहां पर दो चीजों का समर्पण करना पड़ता है, एक पैसे का और दूसरा औरतों का। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात कही। यानी यहां यह सब होता है। और इसकी एक घटना का जिक्र करूं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक लड़की से, उसके पड़ोस में ही रहते थे, उन लोगों ने वो दरिंदगी की जिसे इतना शर्मनाक है कि जिस पर कोई शब्द कहना बेमानी है, शब्दों में उसे नहीं कहा जा सकता। आज वह लड़की उस अपने गांव नहीं आना चाहती है, क्योंकि जो उसके साथ हुआ और उसके बाद में उन लोगों ने वीडियो बनाया, सब कुछ। कहां है डबल इंजन की सरकार? कहां है नरेंद्र मोदी की सरकार? आज स्थिति ये होती है, कोई सही बोलता है तो उसको नौकरी से निकलवा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, भले ही उनका नाम ना दे। उदाहरण दे देता हूं। जो अध्यापक था अशोका यूनिवर्सिटी में, उस सागवान, उसके साथ में क्या किया? उसने इतना ही तो कहा था कि वोट देते वक्त ये ध्यान रखना, पढ़े लिखे को वोट देना, नहीं तो यही हालत हो। तो क्यों सोच लिया गया कि नरेंद्र मोदी बगैर पढ़े लिखे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा ये नरेंद्र मोदी जी के लिए कह रहा है, प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहा है, और इस आधार पर उसे नौकरी से निकाल दिया। कमोबेश यही स्थिति आप देखिए संसद में हुआ। संसद में, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो हैं, उनके साथ इसी तरीके से किया जाता है। वो जब द्रौपदी के चीरहरण और दूसरी बातें करते हैं तो उस समय अंधे राजा का जब वो जिक्र करते हैं तो मान लिया जाता है कि वो तो नरेंद्र मोदी के ही लिए कह रहे हैं। हो सकता है वो मुख्यमंत्री के लिए कह रहे होते, हो सकता है किसी और के लिए कह रहे होते। उन्होंने सदन में कहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद प्रिविलेज कमेटी तक भेज दिया गया, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो यह स्थिति। तो यहां आपको समाधान की बजाय परेशानियां दी जाती हैं, आवाज उठाएंगे तो दुख दिया जाता है। यह स्थिति। आज देश की हालत क्या हुई है, इसको समझने के लिए और समझाने के लिए मैं आपके साथ हूं। आज ये बताना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ था 1947 की बात, और जब आजाद हुआ, आज ही का महीना था, अभी का महीना था, और इसी महीने जो हालात थे देश के, वो ये थे कि देश के पास में अपने लोगों को रोटी खिलाने के लिए गेहूं नहीं था। अमेरिका से 2 दर्जे का गेहूं आता था, जिसको हम, जो सस्ते में मिल जाता था, उसे हमारे लोग खा करके वो कुपोषित होते थे। और हिंदुस्तान में उस समय 25 करोड़ से अधिक की आबादी कुपोषित थी। 36 करोड़ का देश, आज 140 करोड़ का देश। और हम नहीं कहते, ये यूनिसेफ कहता है कि भारत के अंदर 100 करोड़ लोग आज कुपोषित हैं या अल्पपोषित। और यह स्थिति है, यहां बच्चों की इतनी दुर्दशा है। इसका एक उदाहरण मैं गुजरात से दूंगा, जहां पर 33 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में। उस गुजरात में, जिसका गुजरात मॉडल दिखाकर वो सत्ता में आए, उस गुजरात के 30 जिले कुपोषण का शिकार, और 33 में से 30 जिले कुपोषण का शिकार है। और उसमें भी स्थिति क्या है? 38% आबादी, पूरी आबादी गुजरात की
कुपोषित, अल्पोषित। आप समझिए इस स्थिति में, और इस स्थिति में वहां बच्चों की स्थिति यह है, नीति आयोग की माने तो 39.7% लोग, यानी 39.7% लोग बच्चे वहां कुपोषित। इस तरह की स्थिति है, इतनी भयावह स्थिति आज हो गई। और इस स्थिति का नतीजा क्या है कि अब फिर भारत रूस से 80 से 90 लाख मैट्रिक टन गेहूं आयात करेगा। वो 2 दर्जे का गेहूं आयात करेगा और उससे अपने लोगों का पेट भरेगा। अभी भी हमें पता है कि इस देश के अंदर 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज की बात की जाती है। प्रधानमंत्री संसद में कहते हैं कि हम उससे पेट भर। कहां लाके आपने देश को खड़ा कर दिया? देश के लोगों पर टैक्स आपने बढ़ा दिया, लेकिन कारपोरेट का टैक्स आधा कर दिया। जनता पे हर तरह के टैक्स लगा दिए, दूध, खाना, रोटी सब पे टैक्स लगा दिया। और उसके बाद में कर्ज में ऐसा झोंक दिया कि इस देश 172 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज हो गया। और जब इतना कर्ज आपने लाद दिया है, उसके बाद यह हालत है कि इस देश के लोगों के पास में न नौकरी हो पा रही है, न इस देश के लोगों के पास में कोई और स्थिति हो पा रही है। सामाजिक असमानता इतनी बढ़ गई है कि लोग बुरे हालात से गुजर रहे हैं। कहीं जात के नाम पे लड़ाई हो रही है, कहीं धर्म के नाम पे हो रही है, कहीं किसी और नाम पे हो रही है, कहीं क्षेत्र के नाम पे हो। मणिपुर जल रहा है। आज भी मणिपुर में जो हिंसा हुई, उस हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल हुए। और ये रोज बरोज हो रहा है। और प्रधानमंत्री ने संसद में भी और लाल किले से भी कहा था, अब वहां शांति हो गई। गजब की बात। प्रधानमंत्री हमारा कहता कुछ है, होता कुछ है, कहां क्या। वही दूसरी तरफ फ्रॉड ऐप बना करके लूटा जा रहा है। किस तरीके से चीन से आया हुआ एक व्यक्ति भारत में ऐप बनाता है और ऐप बना करके 1400 से लेकर 2500 करोड़ रुपया लेकर के फरार हो जाता है। और उस ऐप के जरिए जो ये ठगी करता है, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश पुलिस उसके ऐप का प्रचार करती है। किसके कहे पे करती है? सवाल यही। तो ये फ्रॉड कराया गया या किया गया या सरकार पोषित है, सरकार के संरक्षण में। ये वैसे ही है जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी और न जाने कितने मोदी। उसी तरीके से यह भी है। और जब इस तरह की बातें होती तो स्वाभाविक से एक सवाल उठता है कि आखिर इनका समाधान क्या है? समाधान यही है कि हम इस पे आवाज नहीं उठाते। हम परिंदों की तरह उड़ने की चाहत क्यों नहीं करते हैं? परेशान होते हैं तो पिंजरों से बगावत क्यों नहीं करते हैं? हमारा खून क्यों नहीं खौल रहा है? क्योंकि हमने अपने खून को गुलामी में डाल दिया। हम डर गए, ये न जाने क्या। तभी राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। और राहुल गांधी क्षेत्र की, जात की तमाम सीमाओं को तोड़कर कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए थे। और अब वो आज लद्दाख में वो वांगचुंग से लेकर के तमाम वहां के लोगों से मिल रहे हैं। तमाम गरीब गुरबों, सोसाइटीज के लोगों और नागरिकों से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, वहां के कॉलेज में जा रहे हैं और बॉर्डर क्षेत्र में जा रहे हैं। और वहां किस तरीके से चीन क्या क्या कर रहा है, उन सारी चीजों, गतिविधियों, पूर्व सैनिकों से मिलकर के उनकी जानकारी ले। क्यों? जब एक सांसद यह कर सकता है तो हमारा प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर पाता? राहुल गांधी मणिपुर भी जाते हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि वो दूसरे कार्यों में व्यस्त है, उसे नहीं चाहिए। यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और पूछा जस्टिस नागरत्ना ने कि आखिर इन बलात्कारियों को छोड़ दिया गया और जो इतने हजारों लोग आपके यहां की जेलों में बंद हैं,
उन पर यह दया क्यों नहीं जो आप कहते हैं कि इस दया कानून के तहत आपने किया? कोई जवाब नहीं था। तो यह स्थिति है। झूठ बोलो, झूठ के साथ नफरत फैलाओ और न जाने क्या क्या करो। यही वजह है इन सारी चीजों को लेकर के कांग्रेस बार बार बात उठाती है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि कैसे इस नफरत ने ही उनके पूरे परिवार को जलाकर मार डाला। सिर्फ वो और उनके पिता बचे थे, उनकी बहन, उनके भाई, उनकी मां, सब पूरे परिवार को जला करके मार दिया गया था, इसलिए क्योंकि वो दलित परिवार से। लेकिन वहीं जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उस दिशा में काम किया कि सबको समानता मिले, सब कुछ वो मिले, तो वो किस तरीके से बढ़े, किस तरीके से आगे बढ़े, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया और वो आगे बढ़ते बढ़ते आज इस तरह की स्थिति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्थिति में है। जब यह स्थितियां होती हैं तो समझना होता है कि क्या करना होता है। वहीं दूसरी तरफ जो विद्या पटेल कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पैसा और औरत दो चीजें, तो वो कहती हैं आज वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनका बयान मौजूद है और वो बयान वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। निश्चित रूप से चिंतन का विषय है। कमोबेश इसी तरह की स्थिति मुझे खड़गपुर आईआईटी में एक, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बताया था, एक वहां की प्रोफेसर है, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से वो भाजपा से विद्यार्थी परिषद के समय से जुड़ी थी, लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आते हैं और तमाम लोग आते हैं तो दूसरे तरह की वो डिमांड करते हैं। मुझे होटल में बुला रहे हैं, मैं नहीं गई और मैंने देखा कि सम्मान कहां मिले। मैं तो आपके साथ में इसलिए काम करना चाहती थी क्योंकि देश के लिए काम करना है। मुझे लगा कि हाँ, देश के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए काम करना है, इसलिए अब मैं छोड़कर राहुल गांधी पर यकीन कर रही, और मुझे लगता है वही एक सच्चा नेता है। जब वो ये कहती हैं तो निश्चित रूप से, और कमोबेश यही स्थितियां आपको तमाम जगह देखने को मिलती हैं। आप याद करिए 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त में राहुल गांधी ने न्याय योजना की बात की और उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। क्या था न्याय योजना? आपको समझने की जरूरत थी। क्यों आपने नकार दिया? क्यों वोट नहीं? यदि आप देते तो आज ये कष्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उस योजना में यही था कि हम अमीरों से अधिक लेंगे और वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन गरीबों और अति गरीबों में, मध्यम वर्ग में, लोअर मध्यम वर्ग में करेंगे, एक औसत के अनुपात में करेंगे और इस तरह से करेंगे कि जिससे सबके पास में पैसा आए और वो बाजार जाए और बाजार से चीजें खरीदे। उससे क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग होगी और मैन्युफैक्चरिंग होगी तो फिर बड़ों को भी पैसा मिलेगा, छोटों को भी पैसा मिलेगा। लेकिन हम ये सिर्फ बड़ों को देंगे तो छोटों के पास तो कभी कुछ नहीं है, क्योंकि वो अपनी तिजोरी भरेंगे। और इसका सबूत है कि 2020 में जब कोविड में सब बंद था, सिर्फ चंद पूंजीपति दिन दूना रात चौगुना हजारों हजार करोड़ कमा रहे थे और आप एक एक पैसे के लिए मोहताज थे। यह सच। यदि राहुल गांधी की बात मानी होती तो आज इतने सारे युवा बेरोजगार नहीं होते, इतनी बेटियों की आबरू नहीं लुट रही होती, तमाम सारे लोग अपने सम्मान के साथ काम कर रहे होते या काम की दिशा में आगे बढ़ रहे होते। शिक्षा का स्तर, कभी जाइए छत्तीसगढ़, वहां जो सरकार ने बनाए हैं स्कूल, किसी भी आप कॉन्वेंट स्कूल से तुलना कर लीजिएगा, बेहतरीन होंगे उनसे। आप राजस्थान जाइए और उन स्कूलों को देखिए जो वहां बनाए और तैयार किए हैं, उनको देख के आइए, आपको समझ में आएगा क्या है। अभी बाकी जगह भी उसी तर्ज पर काम हुआ, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको इस दर्द को समझना होगा। अब देखिए, इतने दिन से हिमाचल तबाही का शिकार है, कई हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है, हजारों लोग मर चुके हैं और सब कुछ है। इसके बाद क्या प्रधानमंत्री ने उस दर्द को साझा किया आज तक? और चुनाव के दौरान वहां पर 12 जिले
और प्रधानमंत्री 13 बार गए, 13 जिलों 13 बार गए, यह स्थिति है। और उस साल की बात करें तो 2 दर्जन बार गए। अब एक बार उस पर बोलने को नहीं तैयार। इसलिए आपको समझने की जरूरत, असली नायक खोजने की जरूरत, क्योंकि यह नायक नहीं, यह आपको ला करके 1947 वाला वो भूखमरा देश बना देता है, उस स्थिति में लाके खड़ा कर देता है कि फिर से वो सड़ा अनाज खरीदा जाए और आपको खिलाया, आप उसमें जियो। इस देश में उत्पादन की क्षमता घटा, और यही नहीं कि खेती में उत्पादन की क्षमता घटी है, हर क्षेत्र में घटी है। तो यह स्थिति हुई, इसलिए अब सही चयन करना पड़ेगा, और सही चयन आपको करना है। फैसला आपका। जय।